चलिए ध्यान दिया जाए। कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे, अगर आपको ध्यान में हो तो कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे एक एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब हम सिंपली बताए थे कि वैसे रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं वैसे रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। दोज रिएक्शन विच कंप्लीटेड इन वन स्टेप इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री रिएक्शन। फिर हम पढ़ाए थे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, तो उसमें भी हम बताए थे कि दोज रिएक्शन विच कंप्लीटेड इन सेवरल स्टेप्स इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ध्यान रखना, यानी वैसा रिएक्शन जो 2, 3, 4 स्टेप में यानी एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होता है उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ध्यान रखना है। फिर हम लोग पढ़े थे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। तो हम बताए थे मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज प्रेजेंट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। एक एलिमेंट्री रिएक्शन में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की संख्या होती है उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की संख्या को ही क्या कहते थे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। बहुत सिंपल सिंपल ये टर्म था नहीं, और ये सिंपल सिंपल टर्म को भी ढंग से कुछ लोग नहीं बता पा रहे हैं नहीं, तो क्या इसको नहीं बता पा रहे हैं तो एग्जाम के समय क्या ही कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला टर्म हम लोग का इसमें दिया हुआ है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो देखो इसका नाम से ही डेफिनेशन लग रहा है, एकदम आसान चीज है। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन यानी एक ऐसा एलिमेंट्री रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी हो, एक। ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक ऐसा एलिमेंट्री रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की संख्या एक हो, ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। बस टर्म है भाई, याद कर लेना है, नहीं इनका यूज आगे आने वाला है। तो लिखा हुआ है when one reacting species is involved then reaction is called as unimolecular reaction। ध्यान रखना है, ठीक। जैसे एग्जांपल दिया है अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2 का डिकम्पोजिशन दिया हुआ है N2+2H2O, तो इसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितना है, एक। तो मॉलिक्यूलरिटी कितना लिखा हुआ है, 1। सिंपल है। अब सेम ऐसा ही आएगा बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, नहीं तो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन का क्या डेफिनेशन होगा, ऐसा एलिमेंट्री रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी हो, 2। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। फिर आएगा ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब एक ऐसा एलिमेंट्री रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या कितनी हो, 3 हो, ऐसे एलिमेंट्री रिएक्शन को ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे। बोलो दिक्कत है इसमें। चलो तो यहां से हम समझ गए यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन और ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन समझ गए। इसके बाद हम लोग को लिखा रहता है बुक में कि टेट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। हम लोग को लिखा रहता है टेट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। नहीं, ऐसा क्यों लिखा रहता है, क्या कोई बता सकते हैं, बोलिए, तो दिमाग दौड़ाइए। टेट्रा मॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। हम जितनी भी मॉलिक्यूलरिटी पढ़ रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए है कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। एलिमेंट्री रिएक्शन किसे कहते हैं, वैसा रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए। अच्छा, अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट होता है तो हम बताए थे कल के क्लास में कि कोई भी रिएक्शन एक स्टेप में तभी कंप्लीट होगा जब पहली बार में ही रिएक्टेंट सही डायरेक्शन में टकरा जाए और पहली बार में ही रिएक्टेंट के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट हो, तभी एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो सकता है। अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकराएं और सही दिशा में नहीं टकराएं तो क्या एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, नहीं होगा। रिएक्शन होने के लिए एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि पहले स्टेप में ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सही डायरेक्शन में टकरा गए और पहले स्टेप में ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी भी थी, तभी एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो सकता है और नहीं तो नहीं हो सकता है। जैसे अपने पर सोच के देखिए, नहीं जैसे आप मान लो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नहीं, और फर्स्ट बार में ही आपका कंपटीशन निकल जाए, बहुत खुशी की बात है। नहीं तो फर्स्ट बार में ही आपका कंपटीशन निकल जाए, ये कब पॉसिबल है कि आप जो जो क्वेश्चन तैयारी करके गए थे, नहीं एग्जाम में वही क्वेश्चन आ गया हो, बात समझ में आ रहा है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाएगा। ध्यान रखना है। सेम रिएक्शन की भी यही कहानी है, ध्यान रखना है। दो रिएक्टेंट के बीच में रिएक्शन पहली बार में ही हो जाए, इसका मतलब हुआ कि वो पहली बार में ही सही डायरेक्शन में मिल गए,
नहीं, और पहली बार में ही उनके पास रिएक्शन के लिए जितनी एनर्जी चाहिए थी उतनी प्रेजेंट है, इसलिए रिएक्शन पहली बार में ही हो गया। ठीक, अब हम क्या बोले, टेट्रामोलिकुलर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो टेट्रामोलिकुलर रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी होगी, 4। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितने होंगे, 4। नहीं, तो अब सोचो कि 4 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक साथ एक ही बार में सही डायरेक्शन में टकरा जाएं, इसकी संभावना सब बहुत कम है। ध्यान रखना है, 4 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक बार में अगर सही दिशा में टकरा भी जाए तो चारों के पास रिएक्शन होने के लिए जो एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो भी अवेलेबल हो, इसकी संभावना भी नेग्लिजिबल है। ध्यान रखना है, इसलिए टेट्रामोलिकुलर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक हैं, नहीं, तो इसकी संभावना सबसे ज्यादा है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल 2 हैं, नहीं, तब भी उनकी संभावना ज्यादा है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल 3 होंगे तो संभावना घट जाएगी। अब तीनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक ही स्टेप में सही डायरेक्शन में टकराएं, नहीं, और एक ही स्टेप में उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी भी हो, इसकी संभावना कम हो जाती है। फिर भी ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन तक एलिमेंट्री रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन टेट्रामोलिकुलर रिएक्शन में एलिमेंट्री रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है। ध्यान रखना है, नहीं, क्यों? क्योंकि वहां पे 4 रिएक्टेंट हो गए। अब चारों रिएक्टेंट पहली बार में ही सही दिशा में टकरा जाए, चारों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास पहली बार में ही रिएक्शन के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी भी हो, यह जरूरी नहीं है। इसलिए टेट्रामोलिकुलर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। बात समझ आ रही है? जैसे अपने पे सोच कर देखो, मान लो कि फैमिली में तुम अकेले मालिक हो, नहीं, फैमिली में तुम अकेले रहते हो और अकेले मालिक हो, नहीं, तो तुम्हारा फैसला कोई रोकने वाला है? जो तुम फैसला ले लो वही फैसला है घर का। नहीं, फैमिली में 2 आदमी आ गया, नहीं, अब तुम जो फैसला ले लोगे वो फैसला मान्य हो जाएगा, जरूरी है? संभावना कम हो गई, 2 आदमी आ गए। बात समझ में आ रहा है? अब धीरे धीरे करके 3 आदमी हो गए, यानी 3 दिमाग हो गया। बस में आ रहा है? तो अब बताओ कि तुम जो फैसला लोगे उसके मान्य होने की संभावना बहुत ज्यादा है, कम हो गई? नहीं, 4 मूड़ी हो जाए तब तो ना के बराबर हो जाएगा भाई। बात समझ आ रहा है? तो जैसे जैसे आपके फैमिली मेंबर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके जो फैसला लेते हो या जो भी आप काम करते हो उसके होने की संभावना कम हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? सेम रिएक्शन के साथ भी यही कहानी है, ध्यान रखना है। चलो, तो मेरी बात समझ में आ गई? तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? यूनिमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर, ट्राईमोलिकुलर। क्या टेट्रामोलिकुलर रिएक्शन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, इतना हम लोग समझ गए। ध्यान दिया जाए तो देख लो, बाईमोलिकुलर रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, ट्राईमोलिकुलर रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना है। और जो पॉइंट हम लोग बोले, द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स can collide and react simultaneously is very small, hence the molecularity greater than 3 is not observed। ध्यान रखना है, यानी अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या 3 से ज्यादा दी रही तो उस रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। नहीं, तो आपके बाद ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या 3 से ज्यादा दी रहे तो वो रिएक्शन कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होगा, वो रिएक्शन ऑलवेज क्या होगा? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा। यानी वैसा रिएक्शन कभी भी एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होगा, वैसे रिएक्शन आपके एक से ज्यादा स्टेप में ही कंप्लीट होंगे। दिक्कत है? नहीं, तो ये पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना होगा। चलो आगे बढ़े हम लोग। चलो अगले पॉइंट पे आओ। हम लोग को ये बोल रहा है क्या, हम लोग 2 चीज पढ़े थे, याद करो। एक पढ़े थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और एक पढ़े थे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। पढ़े थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब हम कहे थे कि जो रेट लॉ इक्वेशन होता है उस रेट लॉ इक्वेशन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के जो पावर्स होते हैं उन पावर्स का जो सम होता है वो बताता है हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बताए थे? नहीं। और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन हम बताए थे कि कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन दिया हुआ है, नहीं, तो उस एलिमेंट्री रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की जो संख्या होती है उन संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। बताए थे? नहीं। अब हमको यहां पर यह ध्यान रखना है कि अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन दिया हुआ है,
हम क्या बोल रहे हैं, अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन दिया हुआ है तो उस एलिमेंट्री रिएक्शन में जनरली, हर केस में नहीं, जनरली एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी का मान, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी का मान और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मान सेम होता है मैक्सिमम केस में। हर केस में ये बात सही नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केस में अगर आपको कोई बोल दिया कि बाबू ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है, नहीं, तो जनरली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मान और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का मान क्या होगा, सेम होगा। चलो देखो लिखा भी हुआ है, इन एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जनरली इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक, जैसे यहां पर 2NO + O2 2NO2 दिया हुआ है, तो इसका रेट K बराबर NO का पावर 2 और O2 का पावर कितना है 1, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आएगा 3। नहीं, और इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी चेक करो, 2 NO है और 1 O2 है, तो 2 NO और 1 O2 मिले कितने हो गए 3। नहीं, तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी भी 3 है और इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कितना है 3 है। ये बाई चांस की बात है, ध्यान रखना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दूसरा बात, जैसे एग्जांपल तुम ध्यान दो, हम लोग कितनी बार ये एग्जांपल लिख दिए, अमोनियम नाइट्राइड का डिकम्पोजिशन NH4NO2, नहीं, और ये NH4NO2 आपका टूटता कैसे है, N2 + 2H2O, ये टूटता है हम लोग का N2 और प्लस में 2H2O में टूट जाता है। ठीक, तो याद करो ये किसका एग्जांपल था, जीरो ऑर्डर की फर्स्ट ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कल हम लोग पढ़ाए थे, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। तो इसका अगर इस रिएक्शन का कोई बोलता है बाबू कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तुम बोलते हो 1। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलरिटी बताओ, इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी जो होगा वो भी कितना होगा 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। लेकिन अब दूसरे एग्जांपल पे आ जाओ, हम यहां लिख रहे हैं H2 + Cl2 और यहां से लिख रहे हैं, यहां से हम लिख रहे हैं लाइट एनर्जी H2 + Cl2 और यहां से हम लिख रहे हैं लाइट एनर्जी और यहां से हम लोग भर दिए 2HCl, ध्यान रखना है। नहीं, अब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ 0। कल हम लोग पढ़े थे कि H2 + Cl2 का ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है कितना आता है 0। नहीं, लेकिन इस रिएक्शन का कोई पूछे कि बाबू इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बताओ, तो बताओ मॉलिक्यूलरिटी कितनी 2, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई 2। बोलो मेरी बात कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इसमें दिक्कत है किसी को। चलो, तो यहां से हम लोग समझ सकते हैं कि जनरल अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन दिया हुआ है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी का मान सेम होता है, लेकिन हर केस में यह बात सही हो ये जरूरी नहीं है। जैसे देख लो इस केस में, नहीं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मान कुछ और है और मॉलिक्यूलरिटी का मान कुछ और है, ध्यान रखना है। चलो अगले पॉइंट पे आ जाए। चलो अगले पॉइंट पे आ जाए। देखो तो यहां लिखा हुआ है केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस के बारे में कुछ हम लोग को पढ़ाया जाता है, यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में थोड़ा डिटेलिंग हम लोग करना चाहते हैं। नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग पढ़ना चाहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में। चलो क्या क्या लिख रहा है, पहला पॉइंट, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोर देन 3 रिएक्टिंग स्पेसीज टेक पार्ट। सही बात है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में 3 से ज्यादा रिएक्टेंट स्पेसीज ही भाग लेंगे, ध्यान रखना है, क्योंकि अगर रिएक्टेंट स्पेस 1 है तो जनरली वो एलिमेंट्री होगा, रिएक्टेंट स्पेस अगर 2 है तो भी क्या होगा, एलिमेंट्री ही होगा। अगर रिएक्टेंट स्पेस 3 है तभी एलिमेंट्री होने की संभावना ज्यादा होती है कि नहीं होती है। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया हुआ है, नहीं, तो रिएक्टिंग स्पेसीज कितने होंगे, मोर देन 3, ध्यान रखना है। चलो, सो chances for all the species of the reactant to come together and collide simultaneously is very rare. ठीक है, hence in such cases reaction takes place in several steps. सही बात है भाई, यहां पर जो रिएक्शन हुआ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में वो सेवरल स्टेप्स में होगा, एक स्टेप में नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। अगले पॉइंट पे आते हैं, क्या लिख रहा है, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये बोल रहा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसी स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। चलो देखते हैं थोड़ा सा, देखो तो
ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसमें रिएक्टिंग स्पीसीज देख लो भाई, एक एक्स है, दो वाई है, एक जेड है, तीन से ज्यादा है कि नहीं है? हैं, एक दो तीन और एक चार, तो इसको क्या लिखें? एलिमेंट्री की कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ये रिएक्शन जो है वो एक स्टेप में कंप्लीट हो गया, एक ज्यादा स्टेप में, एक ज्यादा स्टेप में। चलिए हम लोग यहां से देखें कि x प्लस वाई हम लोग का पहले रिएक्शन किया और x और y रिएक्शन करके हम लोग को बना दिया m, ठीक है। अब हम लोग का फिर से लिया गया m और प्लस z, और m और z रिएक्शन करके हमको बना दिए o, और यहां से देखो o और प्लस y आपस में रिएक्शन करके और रिएक्शन करके हम लोग को बना दिए n, ठीक है। अब यहां पर इन तीनों रिएक्शंस को तुम ऐड करो, ये तुम्हारा फर्स्ट रिएक्शन हुआ, ये हुआ सेकेंड रिएक्शन, और ये हुआ तुम्हारा थर्ड रिएक्शन। नहीं, इन तीनों को ऐड करना है, तो ऐड करो। तो ओ से ओ कटे क्या? ये इधर है, ये इधर है, एम से एम, चलो लिखते हैं x प्लस वाई वाई 2y प्लस जेड, चलो क्या बन गया? m। तो हमको जो रिक्वायर्ड रिएक्शन चाहिए था वो रिएक्शन मिला कि नहीं मिला? n, सॉरी, हमको जो रिक्वायर्ड रिएक्शन था वो रिएक्शन, यही रिएक्शन चाहिए था हमको, तो ये रिएक्शन हम लोग को मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया। लेकिन क्या कितने स्टेप में मिला? 3 स्टेप में। नहीं, तो इस रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोल सकते थे, कॉम्प्लेक्स लिखा भी हुआ है, ध्यान रखना है, क्योंकि रिक्वायर्ड रिएक्शन जो चाहिए वो 3 स्टेप में मिल रहा है भाई, तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नहीं, अब हमको ध्यान रखना है कि मान लो हमको बोल दिया कि ये स्टेप स्लो है, ये स्टेप फास्ट है, और ये स्टेप वेरी फास्ट है, ऐसा बोल दिया गया। नहीं, हमको इंफॉर्मेशन दे दिया गया कि इस रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? स्लो है, सेकेंड स्टेप क्या है? फास्ट है, और थर्ड स्टेप क्या है? वेरी फास्ट है, ठीक। तो ये बोल रहा है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया हुआ है तो इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, इस स्लोएस्ट स्टेप को ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इस स्लोएस्ट स्टेप को ही हम लोग क्या कहते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब क्या हुआ? रेट का मतलब होता है स्पीड, डिटरमाइनिंग का मतलब बताने वाला, नहीं, यानी स्पीड बताने वाला स्टेप। इस स्टेप को स्पीड बताने वाला स्टेप बोल रहा है कि नहीं बोलेंगे? इस स्टेप को बोल रहा है कि इसके आधार पर भी रिएक्शन का स्पीड नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन इस स्टेप के आधार पर रिएक्शन का स्पीड निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? सोचो, हम लोगों को ऐसा कोई फॉर्मूला बताया गया क्या? पढ़े हैं ना, R बराबर डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। डेल्टा सी का मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, डेल्टा का मतलब चेंज, और सी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, बट्टा डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टाइम, ठीक है। डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टाइम, यानी कहने का मतलब है कि अगर रिएक्शन का स्पीड पता करना है तो हमको पता करना पड़ेगा कि कितने समय में कितना रिएक्टेंट खर्च हो रहा है, कितने समय में कितना रिएक्टेंट खर्च हो रहा है। अगर हम ये पता कर लेते हैं तो हमको स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होगा? निकल जाएगा, ठीक। अब मान लो कि एक बर्तन में तुमको रिएक्टेंट, एक बर्तन लिए, नहीं, और उस बर्तन में तुमको रिएक्टेंट दिया गया, रिएक्टेंट हाथ में उठाए हैं, नहीं, अब रिएक्टेंट तुम्हारे हम बर्तन में डाले, रिएक्टेंट बर्तन में डाले, अभी तुम टाइमर 0 किए थे, नहीं, टाइमर तुम क्या किए थे? 0 किए थे। तुम सोच रहे थे कि अब रिएक्शन शुरू होगा ना तो हम टाइमर स्टार्ट करेंगे, बस नहीं आ रहा है, तब तक तुम बर्तन में रिएक्टेंट को रखे और रिएक्शन कंप्लीट हो गया। रिएक्शन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो अगर रिएक्शन कंप्लीट हो गया यानी कि रिएक्शन बहुत कम समय में कंप्लीट हो गया, नहीं, तो अगर कोई रिएक्शन बहुत कम समय में कंप्लीट हो जाए तो कितने समय में कितना रिएक्टेंट खर्च हुआ, क्या ये एक्यूरेसी के साथ पता कर पाना संभव है? नहीं, नहीं संभव है। नहीं, कितने समय में कितना रिएक्टेंट खर्च होगा ये आप तभी पता कर सकते हो, नहीं, जब आपका रिएक्शन या तो मॉडरेट स्पीड का हो, नहीं, या तो रिएक्शन आपका स्लो स्पीड का हो। अगर रिएक्शन बहुत फास्ट होता है तो वैसे रिएक्शन का स्पीड कभी भी एक्यूरेसी के साथ निकाल पाना संभव नहीं है, क्योंकि आप निकाल ही नहीं पाओगे कि समय कितना बदला और रिएक्टेंट कितना बदला, कितने समय में कितना रिएक्टेंट खर्च हुआ, ये हम लोग एक्यूरेसी के साथ निकाल ही नहीं पाएंगे। ध्यान रखना है, मेरी बात कुछ दिमाग में जा रही है? नहीं, तो इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में
हम इस फास्ट स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इसके आधार पर हम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते हैं। कितने समय में कितना रिएक्टेंट चेंज करेगा इस स्टेप में निकालना मुश्किल है, इस स्टेप में निकालना और ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इस स्टेप में निकालना आसान है। मेरी बात समझ में आ रही? पहला बात। दूसरा बात, स्लोएस्ट स्टेप को ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कह रहा है। काहे कह रहा है? एक तो समझ में आया नहीं कि समय के बदलाव के साथ रिएक्टेंट में कितना बदलाव होगा, ये हम लोग स्लो स्टेप से ही पता कर सकते हैं। फास्ट स्टेप से ये पता कर पाना एक्यूरेसी के साथ पॉसिबल नहीं है। ठीक, समझ में आ गया। दूसरा हम लोग को बताया जाता है कि मान लीजिए आप किसी रेस में भाग ले रहे हैं, किसी रेस में आप लोग भाग ले रहे हैं, नहीं तो आपके ग्रुप में 3 आदमी है। आपके ग्रुप में कितना है? 3 आदमी है। एगो है जो बहुत धीरे दौड़ता है, एगो है जो तेज दौड़ता है, और एगो है जो बहुत तेज दौड़ता है। बात समझ में आ रहा है? तो रेस जीतने की संभावना, आपका जो ग्रुप है, नहीं 3 आदमी का जो ग्रुप है, आपका रेस किसी और 3 आदमी के ग्रुप से होने वाला है, नहीं तो आपका ग्रुप रेस जीतेगा। इस बात का पूरा दारोमदार किस पर डिपेंड करेगा? है जो सबसे तेज दौड़ेगा उस पर। आपके ग्रुप को जीतना है, आपको नहीं जीतना है कि हम तो तेज दौड़ते करते हैं, हम तो निकाले लेंगे बाकी लोग जाए। अकेले नहीं, पूरा ग्रुप को जिताना है। नहीं तो आपका जो स्पीड जीतने का पूरा संभावना है, ये डिपेंड करता है कि जो सबसे कमजोर दौड़ने वाला है, अगर ई रेस निकाल दिया तो आपका ग्रुप रेस जीत जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? नहीं तो सेम एज अगर कोई रिएक्शन आपको दिया हुआ है, अगर ये स्लो स्टेप है, ये फास्ट है, ये वेरी फास्ट स्टेप है, तो ये रिएक्शन कंप्लीट होगा कि नहीं होगा? नहीं, ये रिएक्शन कंप्लीटेशन तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है? स्लोएस्ट स्टेप पे। अगर स्लोएस्ट स्टेप कंप्लीट हो गया किसी रिएक्शन का, तो फास्ट और वेरी फास्ट तो हो ही जाते हैं। नहीं, फास्ट स्टेप और वेरी फास्ट स्टेप होने के लिए आपको एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं है, वो कंप्लीट अपने आप हो जाते हैं। ध्यान रखना है। जैसे पेट्रोल बोतल में रखा हुआ है, नहीं तो आपको पूरा पेट्रोल के एक कण को उठा के जलाना पड़ता है। नहीं, आप खाली ऊपर वाला कण को एनर्जी देके देखिए ना, खाली जो ऊपर वाला कण है माचिस जलाइए, और खाली ऊपर वाला पेट्रोल का जो पार्टिकल है, 1 कोटरा पेट्रोल लिए हैं, चाहे 1 गिलास पेट्रोल लिए हुए हैं, नहीं बड़ा गिलास जला है, इतना ही बड़ा मान लीजिए। नहीं, आप ऊपर वाले पेट्रोल को एनर्जी देके देखिए, क्या आपको जो निचले पेंडी पर जो पेट्रोल का पार्टिकल है उसको भी एनर्जी देना पड़ता है क्या? नहीं, शुरू वाले को एनर्जी दीजिए, क्योंकि शुरू वाला स्लो है। अगर वो कंप्लीट कर लिया तो बाकी लोग तो इसी से एनर्जी लेके कंप्लीट हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो केयर करना है। तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया हुआ है तो स्लोएस्ट स्टेप को ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये बात समझ में आई? नहीं, इसी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है RDS। क्या लिखा जाता है? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बोलो, दिक्कत है? चलो, हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ध्यान से देखो, ये रिएक्शन क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये 3 स्टेप में कंप्लीट हुआ, नहीं तो ये 3 स्टेप में कंप्लीट हुआ, तो ये स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये वाला एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये वाला एलिमेंट्री रिएक्शन है। यानी बहुत सारे एलिमेंट्री रिएक्शन जब मिलते हैं तब जाके कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बनता है। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? बहुत सारे एलिमेंट्री रिएक्शंस जब मिलते हैं तब जाके कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमारा बन रहा है। ध्यान रखना है। सही है भाई? चलो, अब हमको केयर करना है कि इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, अगर आपसे पूछ दिया कि बाबू इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी बताओ, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी बताओ, तो फटाक दे 1 2 1 यानी 2 1 3 1 4 4 मत बता देना सब। नहीं, बहुत है कि 4। बोलिए सर क्या बोलते हैं? 4 नहीं बताना है। कितना बार डिसाइड करके बढ़िया समझा के बोला गया है कि मॉलिक्यूलरिटी इज डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो ये रिएक्शन एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है, तो क्या इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। अब ध्यान दें, अगर किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी पूछता है तो इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही उसका मॉलिक्यूलरिटी डिसाइड करेगा।
ध्यान रखना है। तो अगर इसका मॉलिक्युलरिटी पूछेगा तो स्लोएस्ट स्टेप कौन है, ये वाला। इसमें रिएक्टेंट स्पेस कितने हैं, 2, तो मॉलिक्युलरिटी भी कितनी, 2। ध्यान रहेगा। नहीं तो किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी पूछा जाए तो आप बोलिए कि पहले हमको स्लोएस्ट स्टेप बताइए कि स्लोएस्ट स्टेप में रिएक्टेंट स्पेसिस कितने हैं। स्लोएस्ट स्टेप जो होगा उसमें जो रिएक्टेंट स्पेसिस होंगे वही मॉलिक्युलरिटी कहलाएगा इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। ध्यान रखना है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ये मॉलिक्युलरिटी कहलाएगा। दिक्कत है? चलो, तो इतना पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना होगा। दिक्कत है? चलो अगले पॉइंट पे आ जाए थोड़ा सा। देखा जाए अब जो पॉइंट हम समझाएं थोड़ा लाइन से दूसरे पढ़ लिया जाए। इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। समझ गए? अगला, सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय दिस स्टेप। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हमको निकालना होगा तो इसी स्टेप से निकालेंगे। द नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड एज मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का अगर मॉलिक्युलरिटी निकालना होगा तो भी किससे निकलेगा, स्लोएस्ट स्टेप से ही निकलेगा। द राइटिंग ऑफ ए स्टेप ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज यूजुअली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। ध्यान रखना है, कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया हुआ है और वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कितने स्टेप्स में होगा, क्या रिएक्शन को देखकर हम बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। ध्यान रखना है, कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कितने स्टेप्स में कंप्लीट होगा ये एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है। ध्यान रखना है, ये आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा। आप किसी रिएक्शन को देखकर कोई रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट होता है आप नहीं बता सकते हैं। दिक्कत है? तो वही पॉइंट यहां लिखा हुआ है कि द राइटिंग ऑफ स्टेप्स, द राइटिंग ऑफ स्टेप्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज यूजुअली बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। ध्यान रखना है, नहीं यानी आपको एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स दिए रहेंगे तभी आप स्टेप्स को लिख पाओगे, या आपको स्टेप्स दिए रहेंगे तो उसके आधार पर आप कोई पॉइंट उसका बता पाओगे। आगे बढ़े, जहां दिक्कत हो वहां बोलना जी। चलो अगले पॉइंट पे आ जाए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन में क्या क्या डिफरेंस है देखते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या लिख रहा है? इट इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी एंड कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ध्यान रखना, हम लोग बता चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही कैलकुलेट किया जा सकता है। किसी रिएक्शन को देखकर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अल्फा और बीटा का मान नहीं निकाला जा सकता है। इस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन किए हैं कि नहीं किए हैं? किए हैं। लॉग टेबल भुला गए कि याद है? अभी याद है ना? अब आने वाला है। चलिए, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, क्या किसी रिएक्शन के मॉलिक्युलरिटी को बताने के लिए एक्सपेरिमेंट किया सकता है? नहीं। मॉलिक्युलरिटी बताने के लिए बस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को काउंट कर लेना है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अगर 1 तो यूनिमॉलिक्यूलर, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स 2 तो बाईमॉलिक्यूलर। तो ये एक्सपेरिमेंटल पे डिपेंड करेगा? नहीं। तो लिखा हुआ है इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सिंपली एडिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप। नहीं, आप स्लोएस्ट स्टेप में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनको बस ऐड कर दो, आपको मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, निकल जाएगी। ध्यान रखना है। यहां इट कैन बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू याद करो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी पढ़े थे हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी पढ़े थे, सेकेंड ऑर्डर भी, थर्ड ऑर्डर भी और फ्रैक्शनल ऑर्डर भी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मान 0, 1, 2, 3 इवन फ्रैक्शनल भी हो सकता है। लेकिन मॉलिक्युलरिटी का मान हमेशा क्या होगा, होल नंबर, या ऐसा कहें कि पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर। होल नंबर में तो 0 भी आ गया ना जी, होल नंबर में क्या आ गया, 0 भी आ गया। तो होल नंबर लिखना सही है? नहीं। क्या किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या 0 हो सकती है क्या? नहीं। अगर रिएक्शन हो रहा है तो कोई ना कोई रिएक्टेंट होगा कि नहीं होगा? होगा। तो कभी भी होल नंबर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। चलो इतना पॉइंट ध्यान रखना होगा। अगले पॉइंट पे आ जाओ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी डिफाइन है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी डिफाइन है। कौन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन
मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन क्या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइन है? नहीं। ये किसके लिए डिफाइन है? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन है। बोलो तो यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन में जो डिफरेंस बताए गए उसमें कहीं दिक्कत है? दिक्कत नहीं ना है। तो दिक्कत नहीं रहता है तब याद काहे नहीं होता है गधा सब? दिक्कत नहीं रहता है, दिक्कत है, ठीक है, हाँ याद है ना? क्या ही पढ़ रहे हैं? नहीं, कब एग्जाम के समय क्या कर लेगा तुम लोग, हमको समझ ही नहीं आता है। आज का पढ़ाया हुआ कल पूछा जाता है तो याद नहीं रहता है। एग्जाम जब नजदीक आएगा तो उस समय जानते हो तुम लोग का स्थिति क्या होगा? एग्जाम जब नजदीक आएगा तो हम बता दे रहे हैं, तुम ही लोगों में से जो जो अभी नहीं पढ़ रहा है उस समय सब पहुंचेगा कि सर कुछ उपाय बताइए, तो शॉर्टकट में कोई रिवाइजन करवा दीजिए ना कि फटाक दे हम हो जाए। सर कौन जादू मंत्र करना दीजिए कि चमत्कार हो जाए। कौन चमत्कार नहीं होने वाला है। देखो अभी जो बच्चा डिटेल फॉर्म में, देखो हमको जो भी चीज पढ़ाया गया हम उस चीज को याद करते चलेंगे। अब ये होता है कि हाँ सर एक हफ्ता के बाद तो फिर भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक रूटीन बनाइए कि हर एक हफ्ता में हमको भाई इसको रिवीजन करना है। आप एक हफ्ता में रूटीन बनाइए कि हाँ हमको केमिस्ट्री के लिए हफ्ता में एक दिन रिवीजन का रखना है, फिजिक्स के लिए हफ्ता में एक दिन रखना है। यानी तीनों विषय जो आप पढ़ रहे हैं इनको हफ्ता में एक एक दिन रिवीजन के लिए समय रखें कि पीछे वाला एक बार हमको पूरा पलट लेना है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि पीछे वाला रिवीजन करने के लिए आप एकदम पूरा डिटेल से फिर से पढ़िए, नहीं, आप एक बार बस रीडिंग कर लीजिए, आप एक बार रीडिंग कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ध्यान रखना है। फिर आप एक बार हफ्ता में जब टाइम आता है फिर एक बार शुरू से रीडिंग कर लीजिए, पढ़ लीजिए। नहीं, आप सिर्फ पढ़ते जाइए, रीडिंग करते जाइए, रीडिंग करते जाइए, ध्यान रखना है। लास्ट समय जब आएगा उस समय नहीं, आपको शॉर्ट नोट्स दिया जाएगा, उस शॉर्ट नोट्स को ही आप रिवाइज करके एग्जाम निकाल लेंगे, ध्यान रखना है। लेकिन अब उस शॉर्ट नोट्स किसके लिए काम करेगा? जो बच्चा पहले से डिटेल पढ़ा हुआ है उसी को वो शॉर्ट नोट्स भी काम आएगा, और जो बच्चा डिटेल नहीं पढ़ा हुआ है उसको वो शॉर्ट नोट्स समझ में नहीं आता है, उसको दिक्कत होता है, ध्यान रखना है। अब सॉल्यूशन आप कितना पेज में पढ़े हैं? लगभग एक कॉपी कंप्लीट, यानी लगभग 100-150 पेज मान लेते हैं, 100 ही पेज मान लेते हैं, नहीं। और सॉल्यूशन जब आपको हम शॉर्ट नोट्स देंगे बोर्ड एग्जाम के लिए तो मात्र 4 पेज देंगे, और उस 4 पेज से एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं आएगा, ये भी लिख दे रहे हैं। उस 4 पेज से एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं आएगा, बस 4 पेज रिवाइज करेंगे और वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको एग्जाम में आ जाएगा। लेकिन भाई वो 4 पेज समझने के लिए वही बच्चा समझेगा जिसका डिटेल पहले से क्लियर है, जिसका डिटेल नहीं क्लियर है उसको समझ में नहीं आएगा। बार बार बोलते हैं डिटेल पढ़ो सब, ढंग से पढ़ो सब, ध्यान ही नहीं है। चलो ध्यान दो, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, x + 2y + z से क्या बना है? n। ये क्या लिखा हुआ है? ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपको दिया हुआ है और इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म दे दिया हुआ है, यानी ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट हुआ है ये भी आपको यहां पर दिया हुआ है। दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? दिया हुआ है। क्या हुआ है? पहले x + y आपस में रिएक्शन क्या बना है? m। फिर m + z रिएक्शन क्या बना है? o। और o + y रिएक्शन क्या बना है? n। इन तीनों रिएक्शंस को अगर हम ऐड करें तो इन तीनों को ऐड करने के बाद हमको ये रिएक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। देखो तो O से O कैंसिल होगा, M से M कैंसिल होगा, और ऐड करो x + y और y 2y और प्लस में क्या? z, और इनके रिएक्शन से क्या बन गया? n बना। दिक्कत है? चलो अब थोड़ा सा ध्यान दो, यहां पर तीर पर कुछ लिखा हुआ है E1। क्या लिखा हुआ है? E1। समझो E1, इस E1 का मतलब होता है इस E1 का मतलब क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। इस E1 का मतलब है बाबू एक्टिवेशन एनर्जी, ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट रिएक्शन हुआ है उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी का मान क्या दिया हुआ है? E1। जो सेकेंड रिएक्शन है उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी का मान क्या है? E2। और जो थर्ड रिएक्शन है उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी का मान क्या है? E3। अच्छा समझते हैं थोड़ा सा। देखो तो ये मान लो A है, एक रिएक्टेंट है, और ये B है। इन दोनों को रिएक्शन करके क्या बनाना है? C, ठीक है। A के पास एनर्जी है 30 जूल, B के पास एनर्जी है 20 जूल,
और इनको एनर्जी चाहिए टोटल 100 जूल। कितना चाहिए? 100 जूल। यानी सी बनाने के लिए इनको एनर्जी चाहिए 100 जूल। चलो, ए के पास इंटरनल एनर्जी 30, इसके पास इंटरनल एनर्जी 20। नहीं, बताओ ए और बी के बीच में रिएक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। ए और बी के बीच में रिएक्शन होने के लिए टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना चाहिए? 100, और है कितना? 50। नहीं, तो इनको अलग से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। कितना? 50 जूल। तो जो अलग से एनर्जी सप्लाई किया जाता है रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए, उसी एनर्जी को क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। दिक्कत है? नहीं, तो यहां से हम लोग एनर्जी सप्लाई किए 50 जूल। ये जो 50 जूल एनर्जी सप्लाई किए, इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। ध्यान रखना है। तो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब समझ में आता है नहीं कि इंटरनल एनर्जी के अलावा, इंटरनल एनर्जी के अलावा नहीं, रिएक्टेंट को अलग से जो एनर्जी सप्लाई की जाती है, उस एनर्जी को ही क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट इंटरनल एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। बोलेंगे? ये बात मेरे दिमाग में गई। चलो, अब एक्टिवेशन नहीं समझ गए 50 जूल। नहीं, अच्छा ये बताओ कि यहां पर D प्लस E दो रिएक्टेंट हैं, इनसे क्या बन रहा है? F। दो रिएक्टेंट है D प्लस E, नहीं, इनसे क्या बन रहा है? F। चलो, इसके पास एनर्जी है 50 जूल और इसके पास एनर्जी है 40 जूल। नहीं, F बनने के लिए एनर्जी कितना चाहिए? 100 जूल। अच्छा ये बताओ कि 50 40 इनको कितना एक्स्ट्रा सप्लाई करना पड़ेगा? 10 जूल। ये हो गया इसका एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, यही जो 10 जूल था वो इस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी हो गया। अब बताओ, ये रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी लग रहा है 50 जूल और इस रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी लग रहा है 10 जूल। बताओ कौन सा रिएक्शन फास्ट और कौन सा रिएक्शन स्लो? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। एक आदमी हाथ उठाइए और बताइए ये होता है, ऐसे नहीं होता है। चलिए, हाँ, खड़ा होइए। D प्लस E जो F बना रहा है ये फास्ट रिएक्शन होगा और ये क्या होगा? स्लो। इसको फास्ट क्यों कह रहे हैं? कम एनर्जी सप्लाई किए हैं तो फास्ट कैसे हो गया? कुछ कारण बताइए, कम एनर्जी सप्लाई करने से फास्ट क्यों हो गया? चलिए, बगल में बताना चाहते हैं। कम एनर्जी सप्लाई करने से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर जा रहा है, तो फास्ट मतलब कैसे हुआ? बोलिए, इसको आप समझ रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। प्रॉपर एक्शन में है। हम कहा प्रॉपर एक्शन फोटो बना के लिखे हैं? ये प्रॉपर एक्शन में है, इम्प्रॉपर एक्शन में है। चलो बैठो, और कोई बताएगा? हाँ बोलिए। ठीक है, बैठो। कुछ हद तक ठीक है। जैसे ये कह रहा है कि नहीं, जैसे मान लो क्लास में दो बच्चे हैं, एक बच्चा जो है वो पूरा भोथर है पढ़ने में और एक बच्चा जो है वो बहुत तेज है पढ़ने में। नहीं, पढ़ने में बहुत ठीक है। तो टीचर को अगर एक्टिवेशन एनर्जी, यानी टीचर क्या करता है? बच्चों को एक्टिवेट करता है पढ़ाई के प्रति। ऐसे पढ़ाई के प्रति सब लोग इनएक्टिव रहते हैं, नहीं, लेकिन टीचर क्या करता है कि पढ़ाई के प्रति आपको एक्टिवेट करता है। तो ये बताओ कि जो बच्चा तेज होगा उसको एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा? कम देना पड़ेगा। थोड़ा सा भी एनर्जी उसको देंगे तो क्या करेगा? पढ़ने लगेगा, एक्टिव हो जाएगा। और जो बच्चा कमजोर होगा, नहीं उसको पढ़ा रहे हैं, नहीं उसको मन नहीं लग रहा है, बस समझ रहा है, इधर उधर मुंह घुमा रहा है, तो टीचर क्या करता है? उसको एक्टिवेट करने के लिए डंडा उठाएगा, 2-4 डंडा दिया, नहीं तो वो नहीं एक्टिवेट रहा है तो 2-4 डंडा और बढ़िया दिया तो उसको एक्टिवेशन आया। नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अलग अलग बच्चे के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? अलग अलग होगा। ध्यान रखना है। तो जो बच्चा जितना ही कमजोर होगा उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, जो बच्चा तेज होगा उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी का मान उतना ही कम होगा। अब चलो रिएक्शन पे आते हैं। हमेशा जब भी रिएक्टेंट के पास इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी, तुमको क्या बोलना चाहिए था कि सर इस केस में इंटरनल एनर्जी क्या है? कम है।
इस केस में इंटरनल एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो अगर सर इंटरनल एनर्जी कम होगी, नहीं, तो यहां पर इस रिएक्टेंट को सर 50 जूल एनर्जी गेन करना पड़ेगा। तो 50 जूल एनर्जी गेन करने के लिए एकाएक तो वो 50 जूल की एनर्जी गेन नहीं करेगा, वो गेन करेगा पहले 5 जूल, 10 जूल, 15 जूल, 20 जूल और धीरे धीरे एक्टिवेट होगा। नहीं, तो यहां पर 50 जूल एनर्जी गेन करने में इस रिएक्टेंट को ज्यादा समय लगेगा, नहीं लगेगा क्या? और यहां पर इसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा है तो इसको 10 जूल एनर्जी ही गेन करना है। तो बताओ 50 जूल एनर्जी गेन करने में ज्यादा समय लगता है कि 10 जूल एनर्जी को गेन करने में ज्यादा समय लगता है? 50 जूल एनर्जी गेन करने में ज्यादा समय लगता है। इसका मतलब हुआ जिस रिएक्शन में समय ज्यादा लगे वो रिएक्शन फास्ट की स्लो, स्लो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमको क्या बताना चाहिए था तुम लोगों को? नहीं, तुम लोगों को बोलना चाहिए था कि सर सेकेंड केस में इंटरनल एनर्जी क्या है, ज्यादा है। नहीं, यहां पर इसको मात्र 10 जूल एनर्जी गेन करना है, इसको सर 50 जूल एनर्जी गेन करना है। तो आप जानते हैं कि 10 जूल एनर्जी गेन करने में 10 जूल एनर्जी गेन करने में कम समय लगेगा, 50 जूल एनर्जी गेन करने में सर ज्यादा समय लगेगा। नहीं, तो सर यहां पर जब कम समय लगेगा तो जिस रिएक्शन में सर कम समय लगता है वो रिएक्शन तो फास्ट ही होता है ना, और जिस रिएक्शन में ज्यादा समय लगता है वो रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता है। नहीं, तो ये रिएक्शन स्लो होगा और ये रिएक्शन फास्ट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप लोग बात समझ रहे थे, ऐसा नहीं है कि बात नहीं समझ रहे थे, बात समझ रहे हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, ध्यान रखना है। तो अब इस बात को याद रखेंगे। तो क्या ध्यान में गया? एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं ई ए से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ई ए से। और एक्टिवेशन एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन में उल्टा संबंध होता है। एक्टिवेशन एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन में कैसा संबंध होता है? उल्टा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो। नहीं, तो ये रिएक्शन स्लो और ये रिएक्शन फास्ट। नहीं, यहां पर एक्टिवेशन ज्यादा तो रिएक्शन स्लो, एक्टिवेशन एनर्जी कम तो रिएक्शन फास्ट। अच्छा, इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि नहीं, जो रिएक्शन फास्ट होगा उसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा। जो रिएक्शन फास्ट होगा उसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा। और जो रिएक्शन स्लो होगा उसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। चलो पीछे वाला एग्जांपल को अब ध्यान दो। x प्लस वाई क्या लिखा हुआ है? ये बता दिया है क्वेश्चन में कि ये स्लो है, ये बता दिया है कि ये फास्ट है, ये बता दिया कि वेरी फास्ट है। नहीं, और इसका एक्टिवेशन एनर्जी E1 है, इसका E2 है, इसका E3 है। तो अगर ये रिएक्शन स्लो है तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा कि कम, ज्यादा। इसका एक्टिवेशन एनर्जी उससे कम और इसका एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम, क्योंकि यहां पर वेरी फास्ट लिखा गया है। तो क्या बोला है? रिलेशन बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी आपको बताना है। तो रिलेशन का मतलब हुआ E1 का मान सबसे ज्यादा, E2 का मान उससे कम और E3 का मान सबसे कम। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिख सकते हैं। अगला पॉइंट आओ, यहां पर क्या लिखा हुआ है? के मतलब रेट कांस्टेंट। तो याद करो, रेट कांस्टेंट पढ़ाते समय हम बताए थे कि रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन में सीधा संबंध होता है, क्योंकि फॉर्मूला ही है ना भाई, हमारे पास फॉर्मूला है, देखो तो ये वाला R बराबर के और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नहीं, तो R और के में सीधा संबंध है कि उल्टा संबंध है? सीधा संबंध है। तो रेट कांस्टेंट का मान अगर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये बताओ, ये रिएक्शन स्लो दिया गया है तो इसके रेट कांस्टेंट का मान क्या होगा, ज्यादा कि कम? कम होगा। नहीं, रेट कांस्टेंट का मान ज्यादा तो स्पीड ऑफ रिएक्शन ज्यादा। नहीं, तो देखो यहां पर हम लोग का ये रिएक्शन वेरी फास्ट है, तो वेरी फास्ट है यानी कि रेट कांस्टेंट का मान यहां सबसे ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना है, K3 का मान सबसे ज्यादा, तब K2 का मान और तब किसका, K1 का मान। दिक्कत है? नहीं, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में हम लोग को पूछे जाते हैं। आपको रिएक्शंस दे देंगे, फास्ट, स्लो, वेरी फास्ट, ये कुछ लिख देगा और बोलेगा कि बाबू रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट बताओ, बाबू रिलेशन बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी बताओ। तो बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? दिक्कत है? चलिए, तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। चलो, एक लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी, अभी तो पढ़ लिए ना। रेट कांस्टेंट मतलब के और एक्टिवेशन एनर्जी में सीधा संबंध की उल्टा, उल्टा। तो ये बात भी ध्यान रखना है, रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी में क्या संबंध होगा, उल्टा संबंध होगा। अगर किसी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का मान ज्यादा तो एक्टिवेशन एनर्जी कम। ध्यान रखना है, याद रहेगा। चलो, यहां पर एक ग्राफ खींचने के लिए कह रहा है। नहीं,
अभी आप रिएक्शन कोई पढ़े थे, x प्लस 2y प्लस जेड से क्या बनना था, n, नहीं रिएक्टेंट था। चलो फर्स्ट स्टेप जो दिया गया था, फर्स्ट स्टेप देखिए, उसको मसलन चाहिए, तुम्ही को बोल रहे हैं, बीच में बैठा है लाल रंग का, क्या मंगा है, तकिया की मसलन की कौन, बोलो, पूरा महाराजा की तरह से दोनों हाथ रख के एकदम बैठा हुआ है, दिक्कत हो रहा है इसको अभी से, अभी एकदम नया खून है, नहीं अब तब अभी से पूरा देह हाथ में दर्द है, वही कहिए ना, खेलने के लिए तन, दौड़ने के लिए तन, घूमने के लिए, देखिए देह एकदम टाइट रहेगा, हाँ सर चलिए ना कहने, अब पढ़ाई के लिए कह दीजिए तो मन मिला जाता है, बच्चा देखिए ना कुछ टेबल धर लेगा, बेथी धर लेगा, नहीं कपाल उसका दर्द करने लगेगा, समझ रहे हैं, बहुत स्थिति दयनीय है, पढ़ाई के नाम पर सारा बीमारी धर लेता है, मन लगता है ना, साफा मन नहीं लगता है, मैंने कहां से पढ़ाई को बना दिया। देखो सब अभी जो रिएक्शन लिखे थे, बताओ फर्स्ट स्टेप क्या था, स्लो, सेकेंड स्टेप क्या था, फास्ट था, और थर्ड स्टेप क्या था, उसी का ग्राफ खींचना है। चलो ध्यान दो, यहां पर हम ले रहे हैं, सबसे पहले रिएक्शन कौन किया था, x प्लस वाई, नहीं तो x और y वाला जो स्टेप था, x और y वाला जो फर्स्ट था वो स्लो था, क्या था, स्लो था। चलो यहां x और y आपस में रिएक्शन किया, नहीं, और x और y जब आपस में रिएक्शन किया तो बताओ यहां पे प्रोडक्ट क्या बना होगा, m बना था, याद आ रहा है, नहीं, और फिर m का रिएक्शन किससे किए थे, z से, ध्यान से देखो, चलो x प्लस वाई से रिएक्शन क्या बना था, m, फिर m से क्या बना था, z, और क्या बना था, m प्लस जेड रिएक्शन में क्या बना था, o, और o और y रिएक्शन में तब क्या बना था, n। थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहां पर केयर करो कि ये जो लाइन है, ये लाइन वो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान दो, ये लाइन कौन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी को, ठीक है। चलो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक इतना जो वैल्यू है वो x और y का इंटरनल एनर्जी है, कौन सा एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी शो कर रहा है, x और y का इंटरनल एनर्जी यहां से लेकर यहां तक है, दिक्कत। चलो अब x और y के बीच में रिएक्शन करना है, तो रिएक्शन करने के लिए एनर्जी सप्लाई किया जा रहा है, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो जो अलग से एनर्जी सप्लाई करते हैं उसे क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, नहीं तो x और y के पास इतनी एनर्जी थी लेकिन उनको बनाना क्या था, m, नहीं तो x और y के बीच में रिएक्शन करवाने के लिए एनर्जी सप्लाई किए, सप्लाई किए, सप्लाई किए, सप्लाई किए, सप्लाई किए, यहां तक एनर्जी सप्लाई किए, तो यहां पर दिखाया जाता है कि x और y के बीच में रिएक्शन शुरू हो गया, x डॉट डॉट y का मतलब हुआ कि इतना एनर्जी जो आप दे दिए तो x और y के बीच में रिएक्शन शुरू हो गया, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जब रिएक्शन शुरू हो जाता है, नहीं तो यहां पे क्या शुरू हो गया, रिएक्शन शुरू हो गया। जब रिएक्शन शुरू हो जाए रिएक्टेंट के बीच में तब एनर्जी नहीं दिया जाता है, क्योंकि अब एनर्जी दीजिएगा तो जो बॉन्ड बन रहा था वो टूटने लगेगा। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड, नॉट एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड, ध्यान रखना है, कितना सप्लाई करना है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो आप यहां से x और y के बीच में रिएक्शन करना थे तो आप एनर्जी सप्लाई किए, यहां पर सप्लाई किए, जैसे ही x और y के बीच में रिएक्शन शुरू हो गया, नहीं आप एनर्जी देना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि अब अगर आप एनर्जी दीजिएगा तो जो बॉन्ड बन रहा था वो बॉन्ड फिर टूटने लगेगा, नहीं अब x और y के बीच में बॉन्ड बनने लगा, रिएक्शन होने लगा, तो रिएक्शन जब होने लगेगा तो इस बॉन्ड को स्ट्रांग होने के लिए रिएक्शन कुछ देर के लिए ठंडा होता है, तो चलो एनर्जी घटने लगी, घटते 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 जैसे ही x और y के बीच का रिएक्शन हुआ क्या बन गया, m, लेकिन हमको तो m नहीं चाहिए था, हमको क्या चाहिए था, n, तो हम फिर इस m के साथ अब क्या डाल दिए, z। अब देखो तो m के साथ जब z डाल दिए तो यहां पर m और z के बीच में रिएक्शन कराने के लिए हम कितना एनर्जी सप्लाई किए, यहां से लेकर यहां तक एनर्जी सप्लाई किए, तो यहां पर क्या होने लगा, m डॉट डॉट z, m और z के बीच में रिएक्शन होने लगा, फिर हम एनर्जी देना बंद कर दिए, अब m और z के बीच में रिएक्शन होने के बाद क्या बन गया,
ओ, हमको अभी भी ओ नहीं चाहिए, हमको एन चाहिए था। अब हम ओ में क्या डाल दिए, वाई। नहीं, देख लो, फिर से एनर्जी सप्लाई किए यहां तक, तो यहां पर ओ डॉट डॉट वाई के बीच में रिएक्शन होने लगा और फाइनली क्या बन गया, एन। बना कि नहीं बना? चलो अब ध्यान दो, एक्स और वाई का इंटरनल जितना था, तो एक्स और वाई को तुम एक्स्ट्रा एनर्जी कितना सप्लाई किए, इतना। ये क्या है, E1, यानी फर्स्ट केस में तुम एक्टिवेशन जितना सप्लाई किए हो। चलो सेकंड केस में आओ। सेकंड केस में एम की एनर्जी कहां तक है, यहां पर है, एम की एनर्जी यहां पर है, तो एक्टिवेशन एनर्जी कितना सप्लाई किए हो, इतना। ये कौन है, E2। चलो थर्ड केस में आ जाओ, ये किसकी एनर्जी है यहां पर, ओ की। नहीं, अब इसको तुम ओ और वाई के बीच में रिएक्शन करने के लिए कितना सप्लाई किए हो, ये वाला। ये कौन सा एनर्जी है, E3। तो इस ग्राफ में तुमको दिखाई दे रहा है कि E1 का मान सबसे ज्यादा है, E2 का मान उससे कम है, और E3 का मान क्या है, सबसे कम है। तो एक्टिवेशन एनर्जी का मान ज्यादा होता है तो स्टेप क्या होता है, स्लो नहीं होता है। तो बोलो सब, सारा चिल्लाने का ठेका सड़े लिए हैं, नहीं, बोलते बोलते गर्दन बजाता है आदमी को। एक्सपेक्ट क्या करता है, खाली इन्हें से बोलेगा सब यस सर, तो यस सर बोलने से पोछा लगता है, नहीं समझ में आया। अरे बोलो गधा सब, हाँ सर। जब तक गधा नहीं बोलो नहीं, तब तक यस सर से निकलता नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी E1, यहां पर E2 और यहां पर E3। तो एक्टिवेशन एनर्जी का मान इस केस में सबसे कम है, तो स्टेप सबसे फास्ट होगा कि नहीं होगा। तो वो जो रिएक्शन था उसका ग्राफ कोई खींचने के लिए कहे तो हम खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं, खींच सकते हैं। नहीं तो इस तरह का भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कभी कभी आता है कि आपको ऐसा सिर्फ ग्राफ दे देगा, ये सब E1 E2 E3 नहीं लिखेगा, खाली ग्राफ दे देगा और बोलेगा कौन सा स्टेप सबसे स्लो है, कौन सा स्टेप सबसे फास्ट है, कौन सा स्टेप मीडियम स्पीड का है। तो बता पाइए कि नहीं बता पाइएगा, बता दीजिएगा। समझ में आया? चलिए अब अगले क्लास देखेंगे, आज क्लास में इतना ही।